आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 5 बज चुके हैं। 5 का 5 प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान को हर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा। आज इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले बड़ी खबर जो पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात जो है वो कशीदा है और इन कशीदा हालात के बीच पाकिस्तान की जानब से अमेरिका से दरख्वास्त की गई है कि कशीदगी को कम करने के लिए, जौहरी जंग को रोकने के लिए वो मुदाखलत करे और पाकिस्तान की ट्रंप से मदद की दरख्वास्त की गई है। आपको बताते चले कि हिंदुस्तान से जो बढ़ती कशीदगी है, ऐसे में अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त की कि वो हिंदुस्तान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने में मदद करे। अगर जंग मुसल्लत हुई तो पाकिस्तान इज्जत के साथ लड़ेगा। लेकिन पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की जानिब से एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया है कि उन्होंने अमेरिका के अंदर जो सफीर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त की है कि वो भारत के साथ जो बढ़ती हुई कशीदगी है, लगातार 22 अप्रैल से जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ है, उसके बाद जो बढ़ती कशीदगी है, उस कशीदगी को कम करने में वो मदद करे। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वहां पर कि पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका से दरख्वास्त की गई है, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मदद की दरख्वास्त की गई है कि वो कशीदगी को कम करने में मदद करे। आपको बताते चले कि अमेरिका में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान, खास तौर पर सरहद पर, चाहे हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे या कि बैनुल अक़वामी सरहद की बात करेंगे, तो कशीदगी इस वक्त जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब पाकिस्तान के सफीर जो अमेरिका के अंदर है, उनकी जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप को दरख्वास्त की गई है कि वो हिंदुस्तान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए उनकी मदद करे। यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की अपील की गई है मदद करने के हवाले से कि वो जंग को रोकने में मदद करे। जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जो पहले ही भारत की जानिब से कुछ इक़दामात भी उठाए गए हैं, जब पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद ही जहां पर सफारती सतह पर जो हालात है, जो रिश्ते हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया है, सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही जो भारत के अंदर जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको मुल्क बदर करने के हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से जो हुक्मनामा अहकाम जो जारी कर दिए गए, उसके साथ साथ ही सभी जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको वतन वापस भेज दिया गया। और भारत के जो शहरी पाकिस्तान के अंदर है, उनको भी पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बाद में वापसी के अहकाम जारी कर दिए गए। उसके साथ साथ ही सिंतास मुआहदा भी खत्म हो गया है, फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। और सरहद पर लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर लगातार जो फौज की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। और ऐसे में जब जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो दूसरी तरफ से कल डीजी आमूज की भी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, जिसके बाद ये कहा गया है कि भारतीय फौज की जानिब से जो डीजीओ में उसकी मीटिंग हुई है, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान जो बिला इश्तियाल फायरिंग सरहद पर कर रहा है उसको बंद करे। लेकिन बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है कि पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को मदद करने की दरख्वास्त की गई है कि जो भारत के साथ कशीदगी बढ़ रही है, ऐसे में वो उसकी मदद करे। चलिए, ऐसे में जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात बने हुए हैं, उन हालात को लेकर हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो साबिक ब्रिगेडियर विजय सागर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय जी, जो हालात इस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान बने हुए हैं, ऐसे में आप इन हालात को कहां पर देख रहे हैं? क्या जंग के कितने इम्कानात हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान? देखिए, जहां तक हालात का सवाल है, दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त टेंशन हैं। भारत ने भी पाकिस्तान ने जो नापाक कायराना हरकत की है 22 अप्रैल को, भारत ने उसका पूरा नोटिस संज्ञान लिया है और उसमें सारे के सारे पॉसिबल जो मेजर्स लेने हैं, चाहे वो
पीड़ितों को साथ देना है, उनको रेस्क्यू करना है, या जो लोग मृतक हैं उनके परिवारों को सांत्वना देना है, जो ओजीडब्ल्यू के लोग हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके अगेंस्ट जाना है, या उनके आतंकवादियों के खिलाफ जाना है, या उसके अलावा उनके जो हैंडलर्स जो पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस में बसते हैं, हाफिज सईद जैसे लोग हैं, या पाकिस्तान की डीप स्टेट के अंदर आईएसआई के आका हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। और सीसीएस की मीटिंग हो रही हैं, सीसीपीए की मीटिंग हुई है, सीसीईए की मीटिंग हुई है, और मीटिंगें जारी हैं, प्लान बन रहे हैं, और बहुत सारे मेजर अनाउंस किए गए हैं। और पाकिस्तान की तरफ भी बहुत खौफ है, बहुत जबरदस्त पैनिक है, उनको मालूम है कि भारत को बड़ा करने वाला है। अब जहां तक जंग का सवाल है, वो मेरा ये मानना है कि जंग हमने पहले भी करने की कोशिश की। 2000 में जब पराक्रम हुआ था, 2001 में, करेक्शन 2002 में जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो भी हम नहीं कर पाए, व्हाटएवर जियोपॉलिटिकल रीजन रहे। उसके बाद में आके हमने उड़ी स्ट्राइक करी और बालाकोट स्ट्राइक करी, पर वो मेजर्स भी काफी नहीं थे पाकिस्तान को रोकने के लिए कि वो आतंकवाद का जो उसका स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, जिसको वेपन तरह यूज करना चाहता है, उसका इस्तेमाल बंद कर दे। पर अभी हमारे पास मौका है, अभी हमने काम करना है, और उसके लिए एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस वक्त जो हालात बने हुए हैं ऐसे में मिलिट्री एक्शन जरूरी है, और अगर है तो कितना जरूरी है? मैं अभी ये बता रहा हूँ ना आपको, इस समय जो हालात है, मिलिट्री एक्शन हमने करना है, जिसको हमने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रखना है, प्लस कॉम्बिनेशन होना है डिप्लोमेटिक मेजर्स का, इंडस वाटर ट्रीटी का पानी का, उसके बाद इकोनॉमिक मेजर्स का, फिर हो सकता है उसमें न्यूट्रलाइजेशन ऑफ असैसिनेशन ऑफ वेरियस की प्लेयर्स इन पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान, चाहे वो काइनेटिक मेथड से हो या दूसरे मेथड से हो। ये सब चीजों को एक साथ करके एक ऐसा प्लान बनाना है जिसमें पाकिस्तान के ऊपर एक डिसाइसिव स्ट्राइक हो, स्पेशली पंजाब प्रोविंस के ऊपर, क्योंकि सारे के सारे लोग पंजाब प्रोविंस में बसते हैं, बाकी के जो प्रोविंसेस है उनका पाकिस्तान में कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो वो सब करने के लिए इस वक्त हमारी मिलिट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और गवर्नमेंट की मेन बॉडीज बैठी हैं, काम कर रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड का गठन कर दिया गया है, जो आपको पता होगा, मॉर्निंग में आपने देखा, उसके जो मेंबर्स हैं, 7 के 7 मेंबर्स, 7 के 7 डिफरेंट चीजों में एक्सपर्ट्स हैं। वो सब इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा, उनका एक्सपर्ट हमारे पास है, और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान बनाया जाएगा जो पाकिस्तान के ऊपर अनलीश किया जाएगा। उसमें काइनेटिक मीन्स भी हो सकते हैं, नॉन काइनेटिक मीन्स भी हो सकते हैं, बल्कि मैं कहूंगा दोनों का कॉम्बिनेशन होएगा। और कोशिश ये करनी है कि जान और माल, निर्दोष लोगों की जान ना जाए, जितना वो कम जान माल का नुकसान कम किया जाए वो किया जाए, और फिर भी पनिशमेंट दी जाए कि वो ये मजबूर हो जाए कि आगे से वो कश्मीर का राग अलापना बंद करे और भारत में आतंकवादियों को भेजना बंद करे। ठीक है, अब जरा विनोद शुक्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो फॉरेन एक्सपर्ट है, खारजी उमूर के माहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अब पाकिस्तानी सफीर की जानिब से जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त की गई है कि जो हालात कशीदगी भारत के साथ हैं, उन्होंने उनसे दरख्वास्त की है कि इस जंग को रोकने के लिए या इस कशीदगी को खत्म करने के लिए उनकी मदद करें, यानी कि पाकिस्तान की मदद करें। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये इस तरह की मदद की गुहार अब बहुत सारे देशों से लगाई जाएगी, और ऐसा शायद पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका इंटरवीन करेगा तो भारत मान जाए या भारत कुछ और वो करे। लेकिन मुझे लगता है कि चीजें अब उन सब निगोशिएशंस या इस तरह के परिस्थितियों से बहुत दूर निकल गई हैं। लंबा समय है जब भारत आतंकवाद से पीड़ित है, आतंकवाद, और उस बारे में पाकिस्तान को न केवल बताया जा चुका है कि आपकी जो गतिविधियां हैं, आपके जो नापाक इरादे हैं, आपके जो नापाक एक्टिविटीज हैं, उनका हमारे पास कच्चा चिट्ठा है, लेकिन जब वो उनको दिया जाता है तो उस पर वो आंख बंद कर लेते हैं। तो जब आपके सामने जो व्यक्ति है उसको आप इस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आपके पास चारा क्या बचता है? आपके पास चारा ये बचता है कि आप उसके गाल पर ऐसा तमाचा मारें कि उसकी आंख खुल जाए और उसको ये नजर आए। तो भारत को ये करना पड़ेगा इस बार।
और एक बात और बता दें, भारत इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी पर ऐसा थोड़ी है कि अगर पाकिस्तान गुजारिश कर रहा है तो भारत चुप बैठा हुआ है। भारत ने ये काम पहले से कर लिया है और लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी से सारे उन देशों के साथ संपर्क में भी है डिप्लोमेटिकली। और उसके बाद इस तरह की जो भी कार्रवाई, मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि वो कब करेगा, कैसे करेगा, काइनेटिक एक्शन होगा या कोवर्ट ऑपरेशन, ओवर्ट ऑपरेशन, और किनको मारेगा, क्या करेगा, वो सब वो है। लेकिन जिस तरह की तैयारियां हैं वो उस पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि केवल प्रधानमंत्री जब मीटिंग कर रहे हैं तो उस मीटिंग के बाद सारा कुछ शांत पड़ जा रहा है। जिन लोगों को ये जिम्मेदारी, जो 7 सदस्यीय समिति बनी हुई है, वो समिति सारी चीजें रखेगी और सारा एक एक डिटेल प्रधानमंत्री को, एनएसए को, डिफेंस मिनिस्टर को, गृह मंत्री को, ये सारी सूचनाएं उनके पास एक एक पल की जानकारी दी जा रही है। क्या करना है, कब करना है, इसके लिए सेना की तीनों विंग को ऑथराइज किया जा चुका है। और वो जो जरूरी जगह पर है वहां पर वो प्लेस्ड हैं। और जिस समय डिसाइड होगा कि अब ये करना है, वो एक्शन कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अब वैसी स्थिति नहीं है कि अमेरिका इंटरफेयर करेगा तो कोई चीज फर्क पड़ने वाला है। भारत को इस बार पाकिस्तान के खिलाफ कुछ डिसाइसिव करना पड़ेगा, उनको ये बताने के लिए कि आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप अपना देश बचाइए, उसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। आपको भारत की तरफ अब आंख उठाना बंद करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली ऑप्शन। यही अकेला आखिरी उनके पास रास्ता बचता है और उनके पास कोई पाकिस्तान के पास रास्ता नहीं बचा हुआ है। जी सागर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर जंग होती है तो किस तरह की जंग होती है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है या कि उससे भी आगे लेवल जो हमने देखा है कि गुज़िश्ता साल 2019 के दौरान, या उससे भी बढ़कर कोई जंग है वो होगी इस बार? देखिए, जहां तक फुल फ्लेज जंग का सवाल है, वो मैं सोचता हूं कि शायद नहीं हो, क्योंकि फुल फ्लेज जो वॉर है इंडिया इनिशिएट करेगा नहीं। और पाकिस्तान ने भी पहले कुछ गीदड़ भपकियां देने के बाद कह दिया है कि हम भी शुरू नहीं करेंगे, पर अगर भारत हम पे अटैक करता है तो हम उसका जवाब देंगे। उसका कारण है, क्योंकि कारण ये है क्योंकि पाकिस्तान के जो लीडर्स ने जो गीदड़ भपकियां दी हैं, उन सब में सिर्फ एक डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी जो थोड़ी सेम स्टेटमेंट थी। बाकी सब लोग ऐसे चिल्ला रहे थे, खून की नदियां बहा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, 28 से ज्यादा मारेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को मालूम है कि पाकिस्तान की मिलिट्री की क्या स्टेट है। पाकिस्तान की मिलिट्री, अगर इवन कारगिल की भी बात करें, तो सिर्फ एक इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेशन था। आज की डेट उनकी मिलिट्री जो है पट चुकी है 3 जगहों पे। उसको अभी अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर टीटीपी के साथ लड़ाई करनी है और टीटीपी को खुला समर्थन मिल रहा है अफगानिस्तान से, तो वो ऑपरेशन ऑलरेडी ऑन है। आज शाम को भी आपने विजुअल देखे होंगे, कुछ पाकिस्तानी आर्मी की एक टुकड़ी पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रही थी, तो पुलिस ने उनको धुतकार दिया, लिटरली कुत्ते को धुतकारते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो, भागो, जाओ आप कश्मीर में जाओ। तो वहां पे भी वो फ्रंट खुला हुआ है, वहां पे भी हमले होते हैं। उसके अलावा बलोचिस्तान आर्मी, वो भी जो लिबरेशन आर्मी है, वो भी इनके ऊपर लगातार हमले कर रही है, और इसलिए वो ऑलरेडी 3 हिस्सों में बंट चुकी है। एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने कोई डिवीजन शिफ्ट किया है फ्रॉम इट्स वेस्टर्न बॉर्डर टुवर्ड्स ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया के अगेंस्ट। मुझे नहीं लगता उस रिपोर्ट में कोई खास तथ्य हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को खुला हिस्सा दे दें या वैसे ही खुला छोड़ दें पश्तूनों को। दूसरा, जहां तक पाकिस्तान की आर्मी की वेपन्स का सवाल है और इंडियन आर्मी के वेपन्स का सवाल है, आज जमीन आसमान का अंतर है। हमारे पास स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, जैसे अभी मान लीजिए अगर हमें एयर स्ट्राइक करनी है तो हमें पाकिस्तान के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इतनी कम है कि उसके जो काउंटर वैल्यू या काउंटर फोर्स टारगेट्स हैं वो हमारे से 100-150 किलोमीटर दूर नहीं है बॉर्डर से। और हमारे पास आज राफेल के अंदर अगर हमने उनके हवाई जहाजों को मारना है तो हमें 250 किलोमीटर की स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है एयर टू एयर मिसाइल, चाहे वो मिटियोर्स हो, अस्त्रा हो, माइका 80 किलोमीटर है। फिर हमारे पास स्कैल्प मिसाइल है जो एयर टू ग्राउंड मारती है, जिसकी रेंज भी ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर से ज्यादा है। तो वो किसी भी पाकिस्तान में काउंटर फोर्स टारगेट को या काउंटर वैल्यू टारगेट को, उनका एमुनिशन डंप, उनका ऑयल डंप या उनका कोई मिलिट्री का दिस्टिंग या कुछ भी मार सकता है। फिर हमारे पास MQ-9 किस्म के ड्रोन्स हैं, रीपर ड्रोन्स हैं जो अमेरिका से हमको मिले हैं। जैसे जनरल सुलेमानी को मारा था इराक के बाहर, वैसे ही हम चुन चुन के हाफिज सईद,
मुल्ला उमर इन जैसे लोगों को चुन के मार सकते हैं, या इवन असैसिनेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ, आईएसआई चीफ या एनएसए, तो वो भी हम कर सकते हैं। सागर जी एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये जो पाकिस्तान की जानिब से जो बयान देना कि हम यहां से पहल नहीं करेंगे, अगर भारत की जानिब से हमला होता है तो हम उसके जो है उसका रिएक्शन देंगे, ये बयान जो उनकी जानिब से आ रहा है, ये क्या दर्शाता है, क्या साबित कर रहा है? ये दर्शाता है पैनिक है, और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं कि देखिए कल को अगर युद्ध होता है तो हमारे पे ब्लेम नहीं आना चाहिए, परंतु उनको मालूम है कि युद्ध होता है तो वो मुंह की खाएंगे, और उनके पास उतनी ताकत कुव्वत नहीं है कि इंडिया के साथ वो मुकाबला कर सके। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास गोरी, गजनवी, शाहीन है। हमें मालूम है वो क्या है, वो सारा चुराई हुई टेक्नोलॉजी है चाइना की, जो वाया नॉर्थ कोरिया आई है। सिमिलर फॉर दी न्यूक्लियर की बहुत बड़ी बोगी है उनके पास, या 1/4 किलो बम, आधा किलो बम, 1/4 किलो बम मारेंगे। देखिए पाकिस्तान का एक अमेरिका के साथ एग्रीमेंट है, और उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी रिपोर्ट पीरियोडिकली वो अमेरिका को देता है कि वो कितने हैं, कहां पे हैं, किस स्टेट में हैं, और उसके बाद साथ में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो वो अगर कभी करने की कोशिश करेगा भी तो पाकिस्तान, अमेरिका इंडिया को बताएगा, और इसका प्रेसिडेंस है 1999 में कारगिल वॉर के दौरान एक दिन वाजपेयी जी को रात को बताया गया अमेरिका से कि देखिए पाकिस्तान कल आप पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाला है। तो वाजपेयी जी का क्या जवाब था, देखो ऐसा है रात के 9 बज रहे हैं, मेरा सोने का समय हो गया है, मुझे तंग मत करो, पर पाकिस्तान को यह जरूर बता दो कि अगर उसने आज न्यूक्लियर स्ट्राइक रात को करी तो कल सुबह सूरज उगने से पहले पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो गया होगा। तो ये न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है, अगर वो एक में फर्स्ट स्ट्राइक करता है, हमारे पास सेकंड स्ट्राइक की ऑप्शन है, उसका उतना एक छोटा सा कंट्री है और वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो उनको भी पता है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक सिर्फ गीदड़ बग्गी है, और कौन देने वाला है, जिनको इस स्ट्रैटेजी के बारे में नॉलेज नहीं है, वो खाली बैठ के यही खुश हो रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है और हम भारत को मजा सिखा देंगे। वो जो गलत इंफॉर्मेशन है, परंतु जो बुद्धिजीवी है, जो इनको उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, उनका जब तक दिमाग खराब नहीं होता तब तक वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो विनोद जी आपसे जानना चाहूंगा, अगर जंग होती है, जो हालात इस वक्त सामने हैं हमारे, चीन की हिमायत पाकिस्तान को क्या मिलती है ऐसी सिचुएशन में अगर जंग होती है, और अगर मिलती है तो कितनी मिलती है, और अगर ना मिलेगी तो ऐसा क्या है कि चीन बैकफुट पे होगा? देखिए, चीन की हिमायत पूरी मिलेगी पाकिस्तान को, लेकिन उसमें 2-3 चीजें हैं जिसको समझ लेना चाहिए जी। पहली बात ये कि चीन दो तरफा उसमें फंसा हुआ है, उसके लिए डेविल इन द डीप सी वाली सिचुएशन है। अगर वो पाकिस्तान का साथ नहीं देता है तो उसके लिए जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो मुश्किल का होगा, और अगर वो भारत के खिलाफ जा करके उनको सहयोग करता है तो यहाँ की जो उसकी मार्केट है, जो उसका बहुत सारा बाजार है, वो बंद हो जाएगा, और उसकी इकोनॉमी जो पहले से ही खराब हालत में है और खराब होगी। तो ये जो सीपेक वाला मामला है वो भी बचाना है और भारत की मार्केट भी बचाना है, तो उसको बड़ा बैलेंसिंग गेम करना पड़ेगा। लेकिन वो बाहर से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि 2 बड़े पावर है, चाइना और इंडिया, दोनों पड़ोसी हैं, बड़े पावर हैं, और ग्लोबल जिसका वो है वो स्थिति है। अब अगर मान लीजिए जो आप कह रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर वार होती है तो वार वाली सिचुएशन में क्या करेगा चाइना? अब चाइना बनिया देश है, उसको अपना पैसा महत्वपूर्ण है, उसको इससे मतलब नहीं है कि पाकिस्तान डूबे, पाकिस्तान तबाह हो, वो उसको अपना सीपेक बचाना है, उसको अपना बिजनेस इंटरेस्ट बचा के रखना है जी। तो वो इसको प्रोटेक्ट करने में लगेगा। अब इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर चाइना सप्लाई करने की कोशिश करता है आर्म एंड एम्युनिशंस, तो चाइनीज आर्म एंड एम्युनिशंस की क्रेडिबिलिटी या उनकी रिलायबिलिटी को लेकर के बहुत डाउट है, उनके प्लेन्स को लेकर के, उनके मिसाइल्स को लेकर के, उनके बाकी और हथियारों को लेकर के। दूसरी तरफ भारत के पास जो है, इवन जो मेड इन इंडिया जो अब पिछले 4-5 साल में बन के तैयार हुए हैं, वो भी चाइनीज आर्म एंड एम्युनिशंस और इक्विपमेंट से बहुत बेहतर है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, वो टेस्टेड है। तो
चाइना अगर चाह करके भी मदद करने की कोशिश करेगा तो उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और एक और बात मैं बता दूं, जो आपने प्रश्न नहीं किया लेकिन मुझे लगता है बता देना चाहिए। अगर अगर ये इंगेजमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच मतलब आम इंगेजमेंट शुरू भी होता है तो ऐसा नहीं है कि ये 10 दिन चलने वाला है। ये मामला 1 से 1.5 या 2 दिन में निपट जाएगा। बहुत ऐसे जगहों को भारत हिट करेगा और वो 1-2 दिन में इतना बड़ा डैमेज होगा कि अपने आप पाकिस्तान घुटने टेक देगा। इसीलिए मैं इसको बहुत बड़े उसमें नहीं देख रहा हूं, इसलिए कि 1 हफ्ते से ज्यादा सस्टेन कर पाने की हैसियत ही पाकिस्तान की नहीं है। मैं 1 हफ्ते ज्यादा बोल रहा हूं, 2 दिन भी नहीं लड़ पाएगा। तो और 1-1.5 दिन में वो जो बम का धमकी है उसको मैं एड्रेस नहीं करता हूं। तो इसलिए ये सारा मामला 1-2 दिन का है। जिस दिन भी शुरू होगा 1-2 दिन में उनके ऐसे लोगों को हिट करेगा भारत कि उसके बाद वो घुटने टेक देंगे। यही होना है। कब होना है फिर मैं चुप्पी रखूंगा इस पर। तो ये थी चीन के हवाले से बात। अगर हम ईरान और अफगानिस्तान को देखें तो उनका क्या वो हिमायत करेंगे पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन में अगर जंग होती है उन दोनों ममालिक की, ईरान और अफगानिस्तान का? देखिए आप देखिए इसमें एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप देखिए बलूचिस्तान जो बीएलए है, बीएलए ऑलरेडी टारगेट कर रहा है ईरान के उन इलाकों में जहां अभी 2 दिन पहले 40-50 लोग मारे गए थे और एक बड़ा वो हुआ था। अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है और संबंध अच्छे नहीं है। जो एक बड़ा वो बात कही जाती है कि इस्लामिक नेशन है पाकिस्तान, इस्लामिक नेशन है ईरान, इस्लामिक नेशन है अफगानिस्तान, तो ये सब एक साथ जाएंगे। सऊदी अरब तक इनके साथ नहीं है। तो ये जो स्थिति है, मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान और ईरान पाकिस्तान के, फिर मैं खराब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पाकिस्तान के फटे में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। ईरान को भारत के साथ अपने संबंध बेहतर रखने हैं। अफगानिस्तान को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए जो बिना भारत के संभव नहीं है, और भारत बहुत मदद कर रहा है तालिबान सरकार की। तो मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान और ईरान किसी भी सूरत में पाकिस्तान की मदद करने जा रहे हैं। वो अपने आप को इस पूरे मामले में रखेंगे, बल्कि इस परिस्थिति में उनको पिन प्रिक करते रहेंगे जैसा पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर हो रहा है, जो पाकिस्तान के लिए 3 फ्रंट क्रिएट करेगा, उनके लिए एक और। ठीक है शुक्ला जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और सागर जी आपके पास भी दोबारा आऊंगा, लेकिन यहां पे लेना होगा छोटा सा तिजारती वक्फा। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के फर्श में। नाजरीन हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ जिस वक्त जो दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बने हुए हैं। सागर जी आपसे जानना चाहेंगे कि कल जिस तरह से डीजी अमूस की मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, इससे क्या साबित हो रहा है? डीजी अमूस की मीटिंग होना क्या जाहिर कर रहा है? देखिए डीजीएमओ की जो मीटिंग है उसका मुद्दा एक ही है और वो है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। जो फायरिंग हो रही है उसके बारे में बात हो रही है, और उसमें उनके क्या बातचीत हुई है और क्या हुआ वो हमें मालूम नहीं है और ना ही हमसे वो शेयर करेंगे। परंतु ऐसा है कि डीजीएमओ की जो हॉटलाइन है उसका मुद्दा यही है कि जो क्रॉस फायरिंग होती है उसको कंट्रोल में रखा जाए। इसके अलावा इसके कंट्रोल के लिए जब 47 में भारत यूएन में गया था, जो भी तमाशा हुआ था आपको मालूम है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में भी और इंडिया में श्रीनगर के गुप्कार रोड पे है जी, तो उनको बनाया गया था सीज फायर वायलेशन को मॉनिटर करने के लिए। और मैं खुद उस ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल में नौकरी कर चुका हूं, मुझे मालूम है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। परंतु चूंकि हमने बोला कि हमने 72 में शिमला समझौता किया था कि कोई भी चीज हो बायलैटरल होनी चाहिए, तो हमने इस ग्रुप को थोड़ा इससे दरकिनार करना शुरू कर दिया और आज ये इंडिया में टोटली डिफंक्ट है। पाकिस्तान के लोग इसको थोड़ी भी इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि इसको हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा मैंडेटेड है, और अगर वहां पे इसको निकालने का प्रश्न उठाएगा भी तो चाइना वीटो कर देगा, तो या कोई भी कंट्री वीटो कर देता था। पहले शायद अमेरिका वीटो कर देता तो अमेरिका हमारे खिलाफ था। तो उस किस्म में ये ग्रुप अभी सिंबॉलिकली है हमारे पास। तो अब अगर ये ग्रुप भी नहीं है तो अगर एलओसी के ऊपर सीज फायर वायलेशन होती हैं तो उसको कौन कंट्रोल कर सकता है? तो बायलैटरल संधि के तहत एक डीजीएमओ की हॉटलाइन बनाई गई है ताकि एक दूसरे से बात करने का, परंतु ये सब मीनिंगलेस बातें हैं। डीजीएमओ की बात भी होती है, फ्लैग लेवल मीटिंग भी होती है, ब्रिगेड कमांडर लेवल पे
पर उसका अल्टीमेटली पाकिस्तान हमेशा डिनायल में रहता है। वो कहता है जी हमने तो किया ही नहीं है, ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो पाकिस्तान की धरती से इंडिया को अटैक कर रहे हैं, और इस किस्म की चीजें चलती हैं। फिर हमारा सीज फायर एग्रीमेंट था, अब मेरे ख्याल में वो भी टूट चुका है। अब जब भी पिछले 7-8 दिन से आप देख रहे हैं रोज सीज फायर वायलेशन है, कम से कम 22 जगह आइडेंटिफाई करी है जहाँ पे सीज फायर वायलेशन हुई है, और हर एक जगह पे भारत ने ठोक के जवाब दिया है। और भारत की तरफ से बयान आए हैं कि हमने एक बड़ा मेजर्ड, कैलकुलेटेड और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया है। इससे ज्यादा हम इसको कोई जानते नहीं, और जब तक ये तनाव बना रहेगा ये सीज फायर की घटनाएं चलती रहेंगी। और अगर आपने देखा हो जम्मू में परगवाल सेक्टर में न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान भाग गया चौकी छोड़ के, वहां झंडा लगा होता था, झंडा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं वो पाकिस्तान की हॉट वॉर डिप्लॉयमेंट अलग होती है, कोल्ड वॉर डिप्लॉयमेंट यानी कि पीस डिप्लॉयमेंट अलग होती है, और हॉट वॉर अलग होती है। तो पीस डिप्लॉयमेंट की जो चौकियां छोड़ के वो अपना हॉट वॉर डिप्लॉयमेंट में चला गया, ना कि छोड़ के भागा। तो इस किस्म की वायलेशन होती रहेंगी। ठीक है विनोद जी, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, भारत और पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर आइडियली देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान 47 के बाद दोनों का मुस्तकबिल ऐसा होना चाहिए था कि हमारे बड़ों ने ये निर्णय किया, और वो भी मुस्लिम लीग के दबाव में, कि एक देश ऐसा बने जो अपनी आइडेंटिटी अपने धर्म के नाम पर रखना चाहता है। और भारत ने अपनी आइडेंटिटी धर्मनिरपेक्ष, उसके हालांकि धर्मनिरपेक्ष 76 में आया, लेकिन फिर भी बिना कहे हम एक ऐसी आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़े कि सबको हम लेकर के साथ चले। और ऐसी उम्मीद थी कि दोनों साथ बढ़ेंगे, लेकिन भारत ने अपनी जो बड़ों की सीख है उसको मायने रखा, उसको अपनी गांठ बांध के रखा। लेकिन पाकिस्तान जो है, जो उसकी ईर्ष्या थी भारत के बहुसंख्यकों को लेकर के, वो ईर्ष्या देश विभाजन के बाद भी खत्म नहीं हुई। और उसी का कारण था कि वो कश्मीर में या बाकी उन जगहों पर जहां उसको इस तरह के मुफीद इन्वायरमेंट मिले, वो छोटे छोटे बम ब्लास्ट के तहत आतंकवादी हमले कराता रहा। और उसका नतीजा ये है कि वो बर्बादी के कगार पर है। अब इसमें हमारी भूमिका हमेशा से पॉजिटिव रही है, लेकिन हम कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे, इसलिए कि इसमें भारत के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। अभी पहलगाम की घटना है जिसके कारण हम लोग यहाँ बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं जी। तो अब वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने वो बस मिस कर दी है। अब पाकिस्तान का भारत का मुस्तकबिल और भारत के हर उस नागरिक का मुस्तकबिल बहुत बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनका सिवाय टूटने के अलावा मुझे कोई दिख नहीं रहा है। विनोद जी, माजरत चाहता हूं आपसे कि वक्त की कमी की वजह से इस बात को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, और उसके साथ साथ ही ब्रिगेडियर विजय सागर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो नाजरीन, फिलहाल 5 के पंच में मेरे साथ आज इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।